हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले जो एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शुरू करने से पहले हम लोग एक बार उस पॉइंट पे ध्यान देंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उस वक्त जो अपना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर पे है उसको बाई कैमरल कर दिया गया था। जो सेंटर था उसको बाई कैमरल कर दिया गया था, अपर हाउस और लोअर हाउस कर दिया गया था। ये कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसके अलावा जो प्रोविंस था वहाँ डायरकी सिस्टम चल रहा था, प्रोविंस में डायरकी सिस्टम चल रहा था। प्लस पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही जो प्रोविंस का बजट था उसको अलग किया गया था सेंटर के बजट से। ठीक, ये दो काम किया गया था 1919 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो ऑप्शन में 35 के साथ मिक्स करके दे सकता है और वो कन्फ्यूजन हो जाएगा हम लोग को जब हम लोग पेपर देने बैठेंगे। तो इन सब बात को थोड़ा ध्यान देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनको यहाँ मेंशन किया गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऑप्शन में बस एक लाइन बदल देगा और समझ में नहीं आएगा ये कौन से एक्ट का है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था वो कहाँ पास हुआ था? वो पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था और ये अगस्त 1935 में हुआ था। किसके बेस्ड पे हुआ था? तो ये साइमन कमीशन के बेस्ड पे हुआ था। साइमन कमीशन इंडिया में कमेटी आई थी ये देखने के लिए कि जो हमारे इंडियंस हैं उनको ये जो सिस्टम है, गवर्नमेंटल सिस्टम है, वो किस तरह से ट्रांसफ़र करना है और सही टाइम है कि नहीं ट्रांसफ़र करने का। तो जब ये साइमन कमीशन इंडिया आई थी उसके बेस्ड पे वो जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके बेस्ड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। और किसके बेस्ड पे आया था? तो राउंड टेबल, जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके बेस्ड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के? तो मेन प्रोविंस जो थे वो पहले हम देखते हैं प्रोविंस का, ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेंटर का। तो उस वक्त ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था जिसमें दो थे, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे और दूसरा प्रिंसली स्टेट था। तो जितने भी इंडियन प्रोविंस थे उनको फेडरल ज्वाइन करना ही था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास ऑप्शन, चाहो तो आप फेडरल ज्वाइन करो या चाहो तो आप इंडिपेंडेंट रहो। उसके बाद है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जैसा हम पहले देखे थे कि पहले प्रोविंस में डायरकी सिस्टम चल रहा था 1919 वाले एक्ट में, लेकिन 1935 वाले एक्ट में प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। अब ऑटोनॉमी दी गई थी तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस थे? एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस। ऑटोनॉमी तो प्रोविंस के पास थी लेकिन इसके जो पावर्स थे वो सीधा क्राउन के अंडर आते थे। ठीक है, ये अब डायरेक्ट संपर्क क्राउन से करता था। अपने बजट और फाइनेंस जो भी सपोर्ट है सीधे अब क्राउन से इनका संपर्क होता था। उसके बाद है डायरकी वाज एबोलिश्ड। यहाँ डायरकी सिस्टम को हटा दिया गया था 1935 में, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इसके बाद है गवर्नर वाज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव थे उसके हेड गवर्नर हो गए थे उसके बाद, जो कि आज भी चल रहा है। आज भी जो हमारे स्टेट्स हैं उसके हेड गवर्नर होते हैं। ठीक है, फिर देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। अब उस वक्त ये देयर है THERE, देयर वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। जो गवर्नर थे एग्जीक्यूटिव के हेड थे और उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे। और ये जो मिनिस्टर्स थे ये लेजिस्लेचर में काम नहीं करते थे, बस ये एडवाइस करने के काम करते थे गवर्नर को। उसके अलावा बोल रहा है द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन प्रोविंशियल एज वेल एज कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। सबको पता है 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, सेंटर, प्रोविंस और कॉन्क्यूरेंट। तो ये कह रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन प्रोविंशियल एज वेल एज कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। इन दो लिस्ट पे ये नए नए नियम बना सकते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है डायरकी एट द सेंटर। सेंटर पे डायरकी सिस्टम चल रहा था। डायरकी में क्या क्या था कि 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वो गवर्नर जनरल के पास होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट वाज कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल और उनके पास 3 काउंसलर रहते थे जो उनको एडवाइस करते थे। 3 काउंसलर होते थे जो उनको एडवाइस करते थे। रिजर्व सब्जेक्ट क्या क्या होता था? तो प्रेस, पुलिस, एक्सटर्नल अफेयर एंड टैक्सेशन। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट थे ये सब रिजर्व डिपार्टमेंट थे जो कि गवर्नर जनरल खुद इसको कंट्रोल करते थे। और उनके साथ 3 काउंसलर रहा करते थे जो उनको एडवाइस करते थे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था वो कौन कौन सा था? तो पहले देखते हैं उसको कंट्रोल कौन करता था। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
तो यहाँ भी गवर्नर जनरल साथ में रहते थे और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल के डिस्कस करते थे और उसके बाद कानून बनाए जाते थे। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे जिस पे कानून आते थे? तो वो था लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफ़र हुआ करते थे, मतलब मिलकर कानून बनाए जाते थे। इसके अलावा जो रिजल्ट था वो सिर्फ गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रहता था और काउंसलर उनके साथ एडवाइस करते थे, उसके बाद पे कानून बनता था। उसके अलावा क्या कह रहा है? गवर्नर जनरल हैव स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन ट्रांसफर सब्जेक्ट। इस ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर हुआ करता था कि वो इंटरफेयर कर सके और कुछ बदलाव ला सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेजिस्लेचर। अभी तक हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे सेंटर में, अब हम बात कर लेते हैं कि 1935 में लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो जैसा हमारे प्रोविंस में हुआ था कि बाई कैमरल सिस्टम चालू हो गया था, डायरकी हट गई थी वहाँ से, वैसे ही सेंटर में भी बाई कैमरल फेडरेशन लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश्ड हो गया था। बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 260 मेंबर हुआ करते थे, और जो लोअर हाउस था, जो अभी हमारा लोकसभा चलता है, उसको कहते थे फेडरल असेंबली, जिसमें कितने मेंबर होते थे? 375 मेंबर होते थे उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इलेक्शन ऑफ द काउंसिल स्टेट डायरेक्ट। उस वक्त जो काउंसिल ऑफ स्टेट थे उसका इलेक्शन डायरेक्ट होता था और इलेक्शन ऑफ द फेडरल असेंबली उसका इनडायरेक्ट होता था। जो फेडरल असेंबली थी, जिसको हम लोकसभा कहते थे, उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, क्योंकि उस वक्त जिसको इलेक्ट करना होता था, तो किसी को, अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्ट करना है तो उसके पहले किसी ग्रुप मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता था 4-5 जगह से, और उनके बीच में हर कैंडिडेट का नाम दिया जाता था। फिर ये ग्रुप उसमें से किसी एक को इलेक्ट करता था वहाँ का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था फेडरल असेंबली में, वहीं लेकिन इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो था वो डायरेक्ट होता था। उसके बाद क्या कह रहा है? काउंसिल ऑफ स्टेट वाज अ परमानेंट बॉडी। जो आज हमारा राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है। 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 3rd ईयर। जैसे आज हमारा राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है और उसमें भी मेंबर रिटायर होते जाते हैं, वैसे ही उस वक्त भी काउंसिल ऑफ स्टेट जो था वो परमानेंट बॉडी था और 1/3 मेंबर उस वक्त भी हर 3 साल पे रिटायर होते थे। वहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो क्या था? 5 साल के लिए बनता था। ठीक है, लेजिस्लेटिव नहीं, सॉरी, फेडरल असेंबली जो था वो 5 साल के लिए बनता था। उसके बाद 80% ऑफ द बजट वॉज नॉन वोटेबल। 80% बजट पे ये लोग वोट नहीं कर सकते थे, बस 20% बजट पे ही वोट कर सकते थे। और ये जो बजट था उसमें जो फाइनेंशियल वाला पार्ट था वो नॉन वोटेबल में डाला गया था। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कोर्ट्स में क्या चेंजेस आए थे। अगर कोर्ट की बात करें तो एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली में। ये क्यों किया गया था? टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस एंड ऑल्सो बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस। दो राज्य के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व करना है, प्लस अगर राज्य और सेंटर के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। और क्या कहा गया था 1935 में? तो एक चीफ जस्टिस होगा और 6 जज होंगे, 6 से ज़्यादा जज नहीं होंगे। ठीक है, ये बात कोर्ट के लिए आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन इट्स सुप्रीमेसी ओवर इंडियन लेजिस्लेचर बोथ प्रोविंस एंड फेडरल। तो जितना भी बदलाव लेके आए थे ये, वो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ओवरऑल जो हेड थे इन सब के, जो प्रोविंस और जो सेंटर में जो भी बदलाव आया था, इसका जो हेड था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट था। ठीक है, वो अपने पास सुप्रीमेसी रखे थे, अपने पास अब वो पूरी पावर रखे थे कंट्रोल करने का। इसके अलावा क्या है, एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ए फेडरल रेलवे अथॉरिटी टू कंट्रोल इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को कंट्रोल करने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कराया गया था। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही इस्टेब्लिश कराया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतना ही था। वैसे सिलेबस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया हुआ था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उससे पहले चार्टर एक्ट आया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट और काउंसिल एक्ट आए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आए थे, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। पीटी के सिलेबस में 1935 दिया हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान 1935 में दिए हैं। और एक बार जब पीटी निकल जाएगा तो जब दोबारा हम लोग किसी मेंस के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग सारे एक्ट, चार्टर और काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी बस इसको देख लेंगे बार बार और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए थे इसमें। बाकी हम लोग जो नया टॉपिक है उसको कल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।